अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में हमने अरस्तु के अध्ययन में देखा था कि अरस्तु अपनी सभी सिद्धांतों का निर्माण वैज्ञानिक आधार पर करते हैं। इससे पहले जब प्लेटो का अध्ययन किया तो प्लेटो अपने समस्त सिद्धांतों का निर्माण काल्पनिक आधार पर करते हैं। प्लेटो विचार जगत में भ्रमण करते हैं, अर्थात अपने मस्तिष्क में विचारों का निर्माण करते हैं, कल्पना करते हैं और उसके आधार पर फिर वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करते हैं, जिसमें एक आदर्श शासक की स्थापना करते हैं, एक आदर्श न्याय व्यवस्था की स्थापना करते हैं, जो इस पृथ्वी पर संभव नहीं है। किंतु अरस्तु ने विचार जगत में भ्रमण नहीं किया। उन्होंने पहले ऐसे उदाहरणों को देखा, जगह जगह की शासन व्यवस्थाओं को भ्रमण करके देखा और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। अतः अरस्तु यथार्थवादी अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक हैं या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, राजनीति विज्ञान के जनक हैं, जबकि राजनीति विज्ञान पाश्चात्य राजनीति शास्त्र प्लेटो से शुरू होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को ही माना जाता है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का विधिवत अध्ययन और यथार्थवादी अध्ययन सबसे पहले अरस्तु ने शुरू किया था। पाश्चात्य राजनीति शास्त्र के इतिहास में प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध विद्वान प्लेटो और अरस्तु का विशिष्ट स्थान है। रैंडल के अनुसार पश्चिमी परंपरा के दार्शनिकों के विचार किसी न किसी रूप में प्लेटो और अरस्तु के विचारों का मिश्रण है, किंतु दोनों के विचारों में आधारभूत अंतर है। अनेक विद्वानों का मत है कि प्लेटो आदर्शवादी विचारक हैं और अरस्तु यथार्थवादी विचारक हैं। अन्य शब्दों में इस तथ्य को इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि प्लेटो एक राजनीतिक दार्शनिक हैं और अरस्तु एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं। वस्तुतः अरस्तु ने राजनीति को दर्शन की दास्ता से मुक्त किया। डनिंग के अनुसार राजनीतिक अवधारणाओं के इतिहास में अरस्तु का विशेष महत्व इस तथ्य में निहित है कि उसने राजनीति को एक स्वतंत्र विज्ञान का चरित्र प्रदान किया है। मैक्सी ने अरस्तु को पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के इतिहास का पहला राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है। इस विवरण से यही स्पष्ट होता है कि अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का यथार्थवादी अध्ययन किया, अर्थात अपनी आँखों से पहले उन सभी उदाहरणों को देखा और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। उन्होंने प्लेटो की तरह आदर्श राज्य का निर्माण नहीं किया, बल्कि एक वास्तविक राज्य का निर्माण किया। उन्होंने आदर्श शासक के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता को स्वीकारा। तो इस प्रकार अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान का जनक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। सबसे पहले हम इसका बिंदुवार अध्ययन करते हैं। तो पहला है प्रत्यय के स्थान पर अनुभव का महत्व। जैसे मैंने अभी बताया था कि जहाँ प्लेटो विचार जगत में भ्रमण करते हैं और अपने कल्पना के आधार पर सत्य, जो निरपेक्ष सत्य मतलब 100% सत्य का निर्माण करने का प्रयास करते हैं और फिर उसे लौकिक जगत में लागू करते हैं, जैसे आदर्श राज्य,
आदर्श शासक, आदर्श न्याय व्यवस्था, आदर्श शिक्षा व्यवस्था आदि। किंतु अरस्तु का विश्वास किसी प्रत्ययवादी सिद्धांत में नहीं है। वो विचार जगत में भ्रमण नहीं करते अरस्तु। उन्होंने प्लेटो के विपरीत अपने चिंतन का आधार इंद्रिय जन्य अनुभव को बनवाया, अर्थात अपने आँखों से जो उन्होंने देखा या जो उन्होंने अनुभव किया, उसी के आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण किया। उन्होंने दृश्य जगत को ही वास्तविक मानता है, अरस्तु इस दृश्य जगत को मानता है, इसलिए अपने चिंतन का आधार लौकिक सत्य, युगों के अनुभव अर्थात इतिहास तथा प्रथाओं को बनाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि प्लेटो जहाँ काल्पनिक आधार पर अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है, वहाँ अरस्तु युगों के अनुभव अर्थात इतिहास से, प्रथाओं से, इंद्रियजन्य अनुभव से अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है। दूसरा बिंदु है राजनीति शास्त्र व आचार शास्त्र के आपसी संबंध में अंतर। प्लेटो मूलतः एक दार्शनिक हैं और इसलिए उसने आचार शास्त्र, जिसे एथिक्स या नीति शास्त्र भी कहा जाता है, तथा राजनीति शास्त्र में घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है। इसलिए उसने प्रत्यय जगत के निरपेक्ष सत्य को स्वीकारा है और उसे राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में लागू करने का प्रयास किया है। अरस्तु ने भी आचार शास्त्र में और राजनीति शास्त्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्वीकारा है, किंतु उसने इन दोनों में अंतर भी किया है और आचार शास्त्र की तुलना में राजनीति शास्त्र को प्राथमिकता दी है। उसने आचार शास्त्र को व्यक्ति के निजी हित तथा राजनीति शास्त्र को सार्वजनिक हित से संबंधित शास्त्र माना है। इसलिए अरस्तु पूर्ण न्याय को आचार शास्त्र की वस्तु मानता है और राज्य में विशिष्ट न्याय को लागू करने की बात कहता है। इसी प्रकार वह आदर्श राज्य व दार्शनिक शासन के स्थान पर सर्वोत्तम राज्य और विधि के शासन की अवधारणा को स्वीकार करता है। इस बिंदु से हमें समझ में आता है कि जहाँ प्लेटो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र की एक शाखा के रूप में स्वीकार करता है, ज़्यादा वो आचार शास्त्र को स्वीकार करते हैं और राजनीति शास्त्र को उसकी एक शाखा के रूप में स्वीकार करते हैं और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। मतलब उनके हर सिद्धांतों का निर्माण आचार शास्त्र अर्थात नीति शास्त्र अर्थात विश्वास, एथिक्स या नैतिकता पर आधारित है। ठीक विपरीत अरस्तु ने आचार शास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध तो स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने दोनों को अलग अलग स्वीकार किया है। उन्होंने आचार शास्त्र को मनुष्य के निजी हित से संबंधित माना, वो प्रत्येक व्यक्ति के अपने हित का मामला है, और राजनीति शास्त्र को उन्होंने सार्वजनिक हित के लिए स्वीकार किया है। इसलिए वो अरस्तु के ठीक विपरीत काल्पनिक सिद्धांतों को स्वीकार न करके उन वास्तविक सिद्धांतों का स्वीकार करते हैं जो वस्तु जगत में या लौकिक जगत में लागू किए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने वास्तविक राज्य को स्वीकार किया, प्लेटो की तरह दार्शनिक शासन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने दार्शनिक राजा की जगह विधि के शासन को स्वीकार किया और विशिष्ट न्याय को स्वीकार किया। जहाँ प्लेटो 100% या पूर्ण न्याय को स्वीकार करते हैं, जिसे अरस्तु सामान्य न्याय बोलते हैं, वहाँ ठीक विपरीत अरस्तु प्लेटो को ठीक विपरीत अरस्तु विशिष्ट न्याय को स्वीकार करते हैं। तीसरा बिंदु है अध्ययन पद्धति में अंतर। जहाँ प्लेटो निगमनात्मक अध्ययन पद्धति का अध्ययन करते हैं, अर्थात वो पहले विचार जगत में या अपने मस्तिष्क में उन सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को फिर लौकिक जगत में लागू करते हैं। ठीक विपरीत अरस्तु पहले आगमनात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते हैं। वो पहले
इंद्रिय जन अनुभव या अपनी आँखों से उन उदाहरणों को देखते हैं और तत्पश्चात अपने सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और एक वास्तविक अध्ययन करते हैं। इसलिए दोनों की अध्ययन पद्धतियों में अंतर है। जहाँ प्लेटो की अध्ययन पद्धति काल्पनिक है, वहाँ अरस्तु की अध्ययन पद्धति व्यावहारिक है। अगला बिंदु है कल्पना एवं यथार्थ का अंतर। जैसा अभी हमने पढ़ा कि प्लेटो ने अपने सभी सिद्धांतों का निर्माण कल्पना के आधार पर किया है, वहाँ अरस्तु अपने सिद्धांतों का निर्माण यथार्थ अध्ययन अर्थात अपने इंद्रियजन अनुभव के आधार पर करते हैं। अगला बिंदु है राजनीति शास्त्र के स्वरूप के बारे में भिन्न दृष्टिकोण। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को स्वयं में एक पृथक शास्त्र नहीं माना है। वह दर्शन की एक शाखा के रूप में राजनीति शास्त्र का अध्ययन करता है। इसलिए वह दार्शनिक सत्यों को लागू करने के लिए आदर्श राज्य की स्थापना चाहता है। किंतु अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को स्वयं में एक स्वतंत्र शास्त्र माना है और उसे एक विज्ञान का दर्जा दिया है। अरस्तु ने विज्ञानों के 3 प्रकार स्वीकारे हैं: सैद्धांतिक विज्ञान, उत्पादक विज्ञान, प्रोडक्टिव साइंस जिसको बोलते हैं, तथा व्यवहारिक विज्ञान। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को एक व्यवहारिक विज्ञान माना है। इस प्रकार दोनों के दृष्टिकोण में ही अंतर है। अगला बिंदु है राजनीति शास्त्र का विस्तृत एवं शाश्वत सिद्धांतों का प्रतिपादन। प्लेटो की तुलना में अरस्तु ने राजनीति शास्त्र का विस्तृत एवं व्यवस्थित अध्ययन किया है। अरस्तु के संदर्भ में प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, कानून की सर्वोच्चता और औचित्य का प्रतिपादन। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक के विवेक को ही महत्व दिया है, अर्थात उन्होंने कानून को स्वीकार नहीं किया। वो दार्शनिक शासक के विवेक में विश्वास करते हैं और कानून की उपेक्षा करते हैं। किंतु अरस्तु ने कानून के शासन के महत्व को प्रतिपादित किया है और वो कहते भी हैं कि कानून में सामूहिक विवेक, अवैयक्तिकता एवं सार्वभौमिकता का गुण होता है। अरस्तु का कानून से तात्पर्य कानून को विवेक मानते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी राज्य के कानून के पीछे सामूहिक विवेक अर्थात उस राज्य की जो भी परिषद है वो उसे बनाती है, सोच विचार के बनते हैं, पवित्र होते हैं, अवैयक्तिक होते हैं अर्थात उनमें कोई स्वार्थ नहीं होता और वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। अरस्तु कहते भी हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति की तुलना में कानून का शासन ही उचित होता है, क्योंकि यह शासक वर्ग में अनावश्यक अहंकार को रोकता है, सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है तथा शासित वर्ग में हीनता भी नहीं पैदा होने देता। इस प्रकार अरस्तु कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए किसी व्यक्ति के शासन को स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता और समानता संबंधी विचार। प्लेटो व अरस्तु ने निरपेक्ष स्वतंत्रता व निरपेक्ष समानता की धारणा को अस्वीकारा है। इसी आधार पर प्रजातंत्र शासन का विरोध भी किया है। किंतु निरपेक्ष स्वतंत्रता व निरपेक्ष समानता की समस्या का हल प्लेटो ने निरंकुश दार्शनिक शासक के रूप में ढूंढा है। किंतु अरस्तु ने स्वतंत्रता व समानता में संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है और इस दृष्टि से निरंकुश दार्शनिक शासक की जगह संवैधानिक लोकतंत्र की स्थापना का समर्थन
किया है। वस्तुतः स्वतंत्रता व समानता में संतुलन स्थापित करने का विचार आधुनिक युग में भी लोकप्रिय है। इस विवरण में हमने पढ़ा कि स्वतंत्रता और समानता संबंधी विचार में कि दोनों, प्लेटो और अरस्तु दोनों निरपेक्ष स्वतंत्रता और समानता को स्वीकार, अर्थात 100% स्वतंत्रता और समानता स्वीकार नहीं करते, जो संभव भी नहीं है। किंतु लोकतंत्र को भी स्वीकार नहीं करते प्लेटो तो, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि लोकतंत्र समानता के और स्वतंत्रता के विचार पर आधारित होता है, जो संभव नहीं है, और इसकी जगह वो दार्शनिक शासक की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं, जो स्वतंत्रता और समानता में संबंध स्थापित करता है। किंतु अरस्तु किसी दार्शनिक शासक के स्थान पर संवैधानिक लोकतंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहते हैं, उसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, जिसमें गुण और संख्या, अर्थात वह कुलीन तंत्र जो गुण का शासन मानता है अरस्तु, उसका और लोकतंत्र के बीच की अवस्था है, मतलब कुलीन तंत्र और भीड़ तंत्र या लोकतंत्र के बीच की अवस्था है, जिसे वो पॉलिटी या संवैधानिक तंत्र बोलता है। तो उसमें कुलीन तंत्र के गुण और भीड़ तंत्र की संख्या, अर्थात दोनों पाई जाती है, और उसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है। तीसरा है संविधान संबंधी अंतर। प्लेटो ने रिपब्लिक में दार्शनिक शासक के प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र का समर्थन किया है, अतः उसने इस ग्रंथ में संविधान की धारणा पर विचार नहीं किया है। उसने लॉज नामक ग्रंथ में संविधानों पर विचार प्रकट किए हैं। किंतु अरस्तु ने अपने ग्रंथ पॉलिटिक्स में संविधान संबंधी समस्या पर विस्तार से विचार किया है। उसने तत्कालीन यूनान के नगर राज्यों के 158 संविधानों का अध्ययन किया और संविधानों का वर्गीकरण किया। संविधानों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है और सारा राजनीति शास्त्र इसके लिए अरस्तु का ऋणी है। अगला है राजनीति शास्त्र व आर्थिक वर्गों का संबंध। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिक संस्थाओं की क्रियाओं पर आर्थिक वर्गों के प्रभाव का अध्ययन किया है। वह बताता है कि संपन्न वर्ग तथा निर्धन वर्ग अपने वर्गीय हितों के अनुसार शासन का संचालन करने की कोशिश करते हैं। जब किसी राज्य में इन विपरीत वर्गों के आर्थिक हितों में विरोध उत्पन्न हो जाता है तो शासन की स्थिरता भंग हो जाती है। उसके अनुसार गंभीर आर्थिक असमानता क्रांति की जननी होती है। अतः वह राज्य में राजनीतिक स्थिरता के लिए विशाल मध्यम वर्ग की उपस्थिति को जरूर मानता और मध्यम वर्ग पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र का समर्थन करता है। अगला बिंदु है आधुनिक व्यक्तिवाद का जनक। अरस्तु ने राज्य को एक सावयव माना है, किंतु उसने राज्य को निरंकुश सत्ता नहीं दी है। उसने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन नहीं माना है। दूसरा, अरस्तु ने राज्य का उद्देश्य मात्र व्यक्ति के जीवन की रक्षा नहीं माना है, अपितु उसे सुखी जीवन प्रदान करना भी माना है। तीसरा, अरस्तु ने राज्य की प्रकृति बहुल मानी है। वह राज्य को अनेक समुदायों में से एक समुदाय मानता है। वह राज्य की पूर्ण एकता के विचार का विरोध करता है और राज्य द्वारा व्यक्ति या अन्य समुदायों के पूर्ण नियंत्रण का विरोधी है। वह व्यक्ति व समुदायों के व्यक्तित्व को राज्य से स्वतंत्र व भिन्न मानता है। इस प्रकार अरस्तु में आधुनिक बहुलवादी विचारधारा के लक्षण भी मौजूद हैं। ये अरस्तु के अध्ययन, अरस्तु को पढ़ने के बाद वेदित होता है। वैसे अरस्तु आदर्शवादी विचारक हैं, किंतु उनके दर्शन में व्यक्तिवाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। जहाँ आदर्शवादी अध्ययन राज्य को सर्वोपरि मानता है और व्यक्ति को उसका एक साधन मानता है,
वहाँ व्यक्तिवादी अध्ययन ठीक विपरीत है, वह व्यक्ति को प्रमुखता देता है और राज्य को उसका साधन मानता है। यद्यपि अरस्तु ने प्लेटो की भांति ही राज्य को आदर्शवादी माना है, क्योंकि उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, किंतु उनके दर्शन को पढ़ने के बाद ये विदित होता है कि उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद भी दिखाई देता है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि वह राज्य को निरंकुश, जहाँ आदर्शवादी राज्य को निरंकुश सत्ता देते हैं, अरस्तु राज्य को निरंकुश नहीं मानता, वह उस पर नियंत्रण लगाता है। वह मानता है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए है, राज्य व्यक्ति को गुड लाइफ, सद्गुण जीवन व्यतीत करने में मदद करता है और ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार अरस्तु के दर्शन में व्यक्ति को प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है और इससे ये लगता है कि अरस्तु के दर्शन में कहीं व्यक्तिवाद निहित है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि प्लेटो को राजनीतिक चिंतन का आधार दर्शन है, किंतु अरस्तु ने अपने चिंतन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया है। अरस्तु पहला राजनीति शास्त्री है जिसने राजनीति विज्ञान को दर्शन एवं नीति शास्त्र के बंधन से मुक्त किया और उसे एक स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया है। अतः यह कहना उचित होगा कि अरस्तु प्रथम राजनीति वैज्ञानिक हैं अथवा वे राजनीति विज्ञान के जनक हैं। धन्यवाद।